नमस्कार दोस्तों कल जैसा कि हमने देखा था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी कि हमने कल देखा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह क्या होते हैं, कहाँ से लिए गए हैं और क्या ज़रूरत पड़ गई इनको हमारे संविधान में रखने की और कहाँ से कहाँ तक इनका वर्णन किया गया है। जैसा कि हमने देखा था भाग 4 में इनको रखा गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है। तो आज हम जो आर्टिकल्स हैं इसके आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 ऐसे जो 51 तक आर्टिकल हैं एक एक करके उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम आर्टिकल 36 के बारे में। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा वही है जो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 में बताई गई है। यानी कि आर्टिकल 36 क्या कह रहा है? राज्य की परिभाषा के बारे में। यानी कि यहाँ सबसे पहले क्या कहा गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य को नीति और जो कानून बनाने में जो निर्देश देते हैं वे तत्व क्या कहलाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये क्या कह रहा है? अब सबसे पहले इसमें जो शब्द यूज किया गया वो किया गया राज्य। अब इसका कुछ मतलब तो होना चाहिए ना कि राज्य क्या होगा, कौन राज्य होगा, कैसा राज्य होगा। तो इसी के बारे में हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, तब अनुच्छेद 12 देखा था। अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था कि राज्य क्या होता है। संसद होती है, विधायिका होती है और जितने भी पब्लिक बॉडी होती हैं जैसे या जितनी भी निजी बॉडी होती हैं जो राज्य के समान या राज्य के निर्देश पर कार्य करती हैं। तो जितनी भी जो कानून बनाने वाली शक्तियाँ होती हैं या कानून का पालन कराने वाली जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती हैं वे सब किस में आ जाती हैं? राज्य में आ जाती हैं। वहाँ हमने अच्छे से इसके बारे में देखा भी था। तो यही कह रहा है कि आर्टिकल 36 क्या कह रहा है कि राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों में दी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 37 जो कि एक बहुत ज़्यादा महत्व रखता है इसमें। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? गैर न्यायोचित हैं। यानी कि कैसे हैं? नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा सकता। यानी कि जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि जैसे ही हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। जैसे हमने 5 प्रकार के रिट भी देखे थे। तो लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अनुच्छेद 37 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 37 क्लियरली कह रहा है, यानी कि स्पष्ट रूप से क्या बता रहा है कि ये क्या है? गैर न्यायोचित है। यानी कि इनका उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता। यानी कि ये नहीं है, राज्य पे ये बाध्यकारी नहीं है। जैसे कि हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो क्या थे? राज्य पर बाध्यकारी थे, उसको देने ही देने थे। यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार थे, जो हमारी बेसिक नीड्स थी वो बाध्यकारी थे। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे तब जोड़े गए थे संविधान में, तभी बता दिया गया था कि ये कैसे रहेंगे? गैर बाध्यकारी रहेंगे, यानी कि गैर न्यायोचित रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको बताया भी था कि जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के पास इतने संसाधन नहीं थे। हमारे देश में और भी बहुत समस्याएं थी, जैसे गरीबी थी, भुखमरी थी, अशिक्षा थी। तो यानी कि ऐसे समझो जैसे कि जब सबसे पहले कभी भी कुछ भी किया जाता है तो सबसे पहले बेसिक नीड्स पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि जो हॉबी होती हैं या हमारी जो रुचियाँ होती हैं या जो कुछ भी, सबसे पहले क्या कहा जाता है? खाना मिलना चाहिए हमें। तो हमारे देश में पहले खाने की व्यवस्था नहीं थी, या सबसे पहले हमारे देश में औद्योगिकरण नहीं था, तो उस पर ध्यान देने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी। लेकिन ये क्या कहते हैं, जो जैसे हम आने वाले आर्टिकल्स में पढ़ेंगे भी इनके बारे में, ये क्या कहते हैं कि सभी को समान नौकरी मिलनी चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए, सभी को स्वास्थ्य के लिए सरकार अच्छे अच्छे कदम उठाएगी, सभी को शिक्षा दी जाएगी, अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाएगी। लेकिन हमारे राज्य के पास, हमारी सरकार के पास क्या नहीं थे? इतने संसाधन नहीं थे। इसलिए इनको तब क्या किया गया था? बाध्यकारी नहीं बनाया गया था। इसलिए इनको क्या रखा गया है? गैर न्यायोचित रखा गया है, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल रखा गया है। अब इसके बारे में जो डिफ्रेंशिएशन किया गया, यानी कि इसको जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 तरह से किया गया है। लेकिन संविधान में इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। संविधान में इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो संविधान के पढ़ने वाले हैं या जो संविधान के ज्ञाता हैं या जो कानून के ज्ञाता हैं, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए, यानी कि अच्छे से इनको समझने के लिए इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला भाग है समाजवादी,
दूसरे भाग में गांधीवादी, यानी कि पहले भाग में उन सिद्धांतों को रखा है जो समाजवादी रूप लेते हैं, यानी कि समाजवाद जो एक विचारधारा होती है, सेकुलरिज्म जो विचारधारा होती है उसका रूप लेते हैं। दूसरे पार्ट में आते हैं गांधीवादी, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व गांधी जी के विचारों से मिलते हैं उन्हें कहाँ रखा गया है, गांधीवादी विचारों में रखा गया है। और तीसरी जो विचारधारा है वो है उदार एवं बौद्धिक सिद्धांत, यानी कि उदार एवं बौद्धिक सिद्धांतों को तीसरे पार्ट में रखा गया है। तो हम एक एक करके इन सभी पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम समाजवादी सिद्धांतों के बारे में, यानी कि जो समाजवादी विचारधारा है वो क्या कहती है। तो जो समाजवादी विचारधारा है वो रशियन रिवॉल्यूशन से निकली थी, यानी कि इसमें क्या कहा जाता है कि जो संसाधन होते हैं, जो धन संपत्ति होती है, उस पर सभी का क्या रहेगा, समान अधिकार रहेगा। यानी कि जितनी भी संपत्ति होगी देश में, जितने भी संसाधन होंगे, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सभी में समान रूप से क्या की जाएंगी, वितरित की जाएंगी। यहाँ पर मतलब क्या बात की जाती है, ज़्यादातर समानता की बातें की जाती है, यानी कि सभी को समान रखा जाएगा, सभी को समान शिक्षा दी जाएगी, सभी को समान वेतन दिया जाएगा, सभी को जो धन का वितरण है वो समान रूप से बांटा जाएगा। यानी कि कैसी समाजवादी विचारधारा के समाज है उसके हाथों में सब चीज़ रहेंगी, जैसे कि समाज होता है, पब्लिक होती है, उसके हाथों में सब चीज़ें रहेंगी। तो इसी में अब देखते हैं सबसे जो पहला आर्टिकल इसमें दिया है समाजवादी सिद्धांतों में वो है आर्टिकल 38। तो अब देखते हैं आर्टिकल 38 कहता क्या है। तो आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य यानी कि जो आर्टिकल 36 में इसकी परिभाषा दी गई है, और मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 में इसकी परिभाषा दी गई है, यानी कि जो सरकार होती है, यानी जो पुलिस होती है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, कानून बनाने वाले होते हैं और कानून का पालन कराने वाले होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने की कोशिश करेगा। यानी कि क्या कह रहा है ये, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी कि लोक कल्याण मतलब पब्लिक का कल्याण करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या कहा जा रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की कोशिश करेगा। सामाजिक मतलब समाज में कोई भेदभाव न हो, कोई ऊंच नीच का, किसी का भी भेदभाव न हो, समाज में सब कैसे रहे, समान रहे, समाज में कैसा न्याय हो, समान रूप से न्याय हो। और आर्थिक मतलब कोई गरीब न हो, ना ही कोई पैसे वाला हो, यानी कि सभी एक जैसे, एक बराबर रहे, तो उसे कहते हैं आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय, सभी को बराबर वोट देने का अधिकार हो, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, ये सब क्या कहते हैं, चाहे कोई पैसे वाला हो या गरीब हो, सभी वोट दे सकते हो, और या सभी चुनाव में खड़े हो सकते हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का चुनाव हो। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की कोशिश करेगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो देखने को मिलेगी हमें, हर डीपीएसपी जब खत्म होता है, यानी कि हर आर्टिकल जब खत्म होता है, तो वहाँ पे कोशिश करेगा या राज्य ऐसी मतलब राज्य ऐसा करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे संभावना दिखाई देगी राज्य करेगा। यानी कब करेगा, जब उसके पास संसाधन आ जाएंगे, यानी कि जब वो कैपेबल हो जाएगा, तब उन चीज़ों को राज्य करेगा। ये नहीं कि राज्य को करनी चाहिए मतलब करनी ही पड़ेंगी, लेकिन करेगा में वो कर भी सकता है और नहीं भी करेगा, क्योंकि जैसे हमने आर्टिकल 37 में देखा था, इन्हें क्या कहा गया है, ये गैर न्यायोचित है, ठीक है। और क्या कहा गया है आर्टिकल 38 में, राज्य, ये हमने अभी देख लिया था, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की कोशिश करेगा। और बताया गया है, और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी कि वही समानता की बातें की जा रही है, जैसे कि आय के रूप में किसी के कोई भेदभाव नहीं हो, यानी कि सभी को आय कैसे मिले, यानी कि जो पैसा मिलता है, आमदनी होती है, सभी की समान रूप से हो, सभी को समाज में बराबर प्रतिष्ठा मिले, और सभी को बराबर सुविधाएं दी जाएं, सभी को अवसर मतलब जैसे रोजगार पाने के अवसर या कहीं पे भी जाने के अवसर, सबको कैसे दिए जाएं, समान अवसर दिए जाएं। तो इनके बीच में जो भेदभाव होते हैं उनको खत्म करने की राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। यानी कि जो समाज है उसको समान रूप से रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसलिए तो इन्हें समाजवादी सिद्धांत कहा गया है। यानी कि जो विद्वान है उन्होंने इन्हें कहाँ पे रखा है, समाजवादी सिद्धांतों के रूप में रखा है। तो आर्टिकल 38 आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आर्टिकल 39 के बारे में कि आर्टिकल 39 आखिर क्या कहता है। तो जो आर्टिकल 39 है वो भी ऐसे ही कहता है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का अधिकार, यानी कि राज्य सभी नागरिकों को जीविका, यानी कि जो रोजी रोटी होती है, आजीविका होती है, लिवलीहुड होती है, उसको
प्रदान करने का अधिकार देगा, यानी कि राज्य जीविका, सभी को जीविका के पर्याप्त साधन, यानी कोई भूखा न रहे, सभी अपना खाना कमा लें, मतलब इतनी अर्निंग तो कर लें हर नागरिक देश का, जिससे वो अपना पेट भर सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो उसके लिए राज्य क्या करेगा, पर्याप्त साधन प्रदान करने की कोशिश करेगा। और सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण करने की कोशिश करेगा, यानी कि सामूहिक हित के लिए संसाधनों का भौतिक विवरण कैसा किया जाएगा, यानी कि जो संसाधन होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो पैसा होता है, जो जितनी भी संपत्ति होती है देश को, उसको देश के नागरिकों में समान रूप से बांटने की कोशिश की जाएगी। अभी जो यूपीएससी का पेपर हुआ था 2021 वाला प्रीलिम्स, उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो सामूहिक हित के लिए संसाधनों का समान वितरण होता है उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या कह रहा है, धन और व्यापार के साधनों का संकेंद्रीकरण रोकना, यानी कि जो धन और व्यापार के संसाधनों का संकेंद्रण, यानी कि मोनोपोली, यानी कि ऐसा न हो कि जितने भी व्यापार के साधन है या जितना भी धन है किसी कुछ चंद पैसे वाले लोगों के हाथ में चला जाए और ज़्यादातर जनता कैसी रह जाए, गरीब रह जाए। तो राज्य इन चीज़ों को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा, जैसे कोई बड़ी कंपनी आ जाती है, बड़ी कंपनी पैसे वाली हो जाती है, तो राज्य अपनी कंपनी लाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जियो चलती है, या पहले वोडाफोन या एयरटेल चलती थी, तो राज्य सरकार ने क्या कर रखा था, अपनी BSNL की कंपनी डाल रखी थी, या जो MTNL थी। तो ये क्या थी, क्या ऐसा न हो कहीं जो धन पैसे वाले लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा एलिट वर्ग है, उनके हाथों में सब चीज़ें चली जाए और वो फिर अपने हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था को चलाएं, देश के नागरिकों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करें। तो इसी के लिए राज्य क्या करता है, राज्य अपने भी, यानी कि ऐसा ना हो कि मोनोपोली क्रिएट हो जाए। यही क्वेश्चन पूछा गया था सेम यूपीएससी में कि जो मोनोपोली को रोकने की बात कहाँ पे की गई है, तो वहाँ पे ऑप्शन भी थे कि फंडामेंटल राइट में या DPSP में कहाँ पे की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, DPSP होगा। तो ये क्या कह रहा है कि राज्य संसाधनों का संकेंद्रण होने में, यानी कि ऐसा ना हो कि जितने भी देश के संसाधन हैं वो सब किसी एक ही इंसान के हाथ में चले जाएं या एक कंपनी के हाथ में चले जाएं। जैसे कि ऐसा ना हो कि एक ही कंपनी हमारे देश में रह जाए। जैसे कि अभी वर्तमान में जियो की जो कंपनी चल रही है, सिम जो होती हैं जियो की, तो इंटरनेट के मामले में उसके मामले जियो ही रह जाए। तो जियो जब अकेली कंपनी रह जाएगी तो क्या करेगी, फिर वो अपने हिसाब से टैरिफ रिचार्ज कराएगी, अपने हिसाब से इंटरनेट पैक देगी कि 1000 रुपये मिलेगा, 2000 रुपये मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देगा। मोनोपोली मतलब किसी एक कंपनी का बाहुल्य या एक कंपनी के हाथों में सभी संसाधनों को नहीं जाने देगा। इसलिए आर्टिकल 39 में कहा गया कि राज्य संसाधनों का संकेंद्रण, यानी कि एक जगह इकट्ठा होना, एक इंसान के हाथों में इकट्ठा होना या एक कंपनी के हाथों में इकट्ठे होने से रोकेगा। इसलिए सरकार और कंपनियों को बढ़ावा देता है या अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करता है, यानी अपनी खुद की कंपनी के द्वारा भी कुछ कार्य कराता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। और क्या कहा गया है आर्टिकल 39 में, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि जो पुरुष और स्त्री होते हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन देने की कोशिश की जाएगी। यानी कि राज्य, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कुछ कंपनियों में, यानी कि ज़्यादातर कंपनियों में क्या होता था अभी तक कि महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था और पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता था। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, समय समय पर कानून बना रही है। जैसे कि अब इस पर जोरों शोरों से काम चल भी रहा है कि पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए क्या दिया जाए, समान वेतन दिया जाए। तो ये कहाँ पे कहा गया है, आर्टिकल 39 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कौन से आर्टिकल में की जाती है, तो आर्टिकल 39 में इसकी बात की गई है। और क्या कहता है आर्टिकल 39, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की अवस्था के दुरुपयोग का संरक्षण, यानी कि जो कर्मकार होते हैं, जो काम करने वाले मजदूर होते हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, उनके स्वास्थ्य और उनके विकास के लिए राज्य अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करेगा। और राज्य ये भी ध्यान रखेगा कि जो बालक होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो अवस्था होती है, छोटी अवस्था होती है, जो बचपन होता है, उसका दुरुपयोग न हो, यानी कि उनकी जो अवस्था है उसका दुरुपयोग न हो, उसका भी राज्य क्या करेगा, ख्याल रखेगा। और इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भी कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी, जैसे कि बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करना, यानी कि बच्चों के स्वस्थ विकास, यानी कि बच्चों का विकास कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, उसके लिए अवसर बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि ऐसे मौके देगा छोटे बच्चों के लिए कि राज्य बच्चों का कैसा विकास हो सके, स्वस्थ विकास हो सके। यानी कि ऐसा नहीं कि उनको पढ़ने की उम्र है तो वो कुछ मजदूरी कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी राज्य क्या कराएगा, जैसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है राज्य के द्वारा,
छोटे छोटे बच्चों को मिड डे मील जो स्कीम होती है उसमें खाना खिलाया जाता है, इसलिए कि बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। और क्या जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, आर्टिकल 39 में संशोधन किया गया था और 39A जोड़ा गया था, जिसमें सबसे पहले क्या किया गया था, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित किया गया था। और दूसरी चीज जोड़ी गई थी समान न्याय व गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि समान न्याय को स्थापित करने के लिए और गरीबों की मदद के लिए उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। मतलब निःशुल्क विधिक सहायता जैसे सरकारी वकील की सहायता जो दी जाती है कोर्ट्स में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वहाँ पे अगर आपके पास आप किसी लॉयर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ सरकारी वकील भी आपको मिल सकता है, यानी कोई गरीब है और उसके साथ भी न्याय होना है तो उसके लिए सरकार क्या करती है, उसको अपनी तरफ से वकील प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, आर्टिकल 39 तक हमने देख लिया है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 40 या आर्टिकल 41 जितने भी आर्टिकल होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये जो आर्टिकल्स हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।